कर रहे होते हैं कि आपको 100% सिलेबस कंप्लीशन की तरफ नहीं जाना है, एंड इसके लिए हम आपको हाई वेटेज चैप्टर्स बता रहे होते हैं, आपको क्या क्या करना है वो बता रहे होते हैं, बट आपको ये चीज़ कोई नहीं बता रहा होता है कि आप क्या क्या स्किप कर सकते हो जिससे आपके स्कोर पर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा एज कम्पेयर टू अगर आप हाई वेटेज चैप्टर स्किप कर दो तो। हाई वेटेज के लिए हमने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में लिस्ट दे दी है। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप क्या क्या स्किप कर सकते हो ऑल 3 सब्जेक्ट्स में, जिसकी वजह से आपके स्कोर पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। और बाय डिफ़ॉल्ट हम एक्चुअली एग्जाम में कोई ना कोई चैप्टर स्किप करके जा ही रहे होते हैं। हमेशा ऐसे नहीं होता है कि सारे लोग 100% कवर कर देंगे, बट अगर उन्हें ये पता हो एग्जैक्टली कि क्या स्किप करना है तो वो कॉन्फिडेंटली उन पार्ट्स को स्किप करके अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, राइट? हाँ, क्योंकि अगर आप कुछ स्किप कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ जगह पे कर भी रहे हो, तो आप उस टाइम को अगर हाई वेटेज चैप्टर्स पे दो इन कंपेयर टू अगर आप ये जो लो वेटेज चैप्टर्स हैं या जो जिन चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो तो आपका स्कोर ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो रहा है। तो हम फिजिक्स के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे होंगे। इसमें हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं इन टोटल जिसको आप स्किप कर सकते हो। तो जैसे वेव ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा होता है एज कम्पेयर टू वेव ऑप्टिक्स। इसमें भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक करना है तो आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक कर सकते हो, और बाकी चैप्टर्स जैसे पोलराइजेशन, इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आता है मैकेनिक्स वाला पार्ट। अगर आपको कभी भी ऑप्शन होगा कि आप मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चूज़ करें तो आप हमेशा इलेक्ट्रोडायनामिक्स को चूज़ करेंगे क्योंकि 12th का जो वेटेज होता है वो कंपेरेटिवली 11th से ज़्यादा होता है। और मैकेनिक्स में एक बहुत कॉमन नोशन है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद भी हम उसके क्वेश्चन को शॉर्ट नहीं बना पाते हैं। हम हमेशा कोई ना कोई लेवल पर फंस रहे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली हम जेई एडवांस में मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा फंस रहे होते हैं। तो अगर आपने मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स दोनों में ही आप बहुत ज़्यादा वीक हो और आपने दोनों को ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, आपने टच नहीं किया है, या तो फिर आपने मैकेनिक्स पे अब तक टाइम दिया बट आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स से बहुत ज़्यादा डरते हो, जो मेरे साथ पर्सनली हुआ था कि मैंने 11th में अपनी मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग रखी थी बट मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स से बहुत ज़्यादा डरती थी तो मैंने उसको टच ही नहीं किया था। तो रैदर दैन कि मैंने 1 महीना फिर से अपने 11th के मैकेनिक्स को रिवाइज करने में लगाया, मुझे लगता है कि बहुत एफिशिएंट होता अगर मैं उस 1 महीने में इलेक्ट्रोडायनामिक्स को कवर कर लेती, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो जेई मेन्स एज वेल एज जेई एडवांस दोनों में काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो डुएबल साइड्स पे आता है। तो हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हमेशा पहली प्रायोरिटी दे रहे होंगे कंपेयर टू मैकेनिक्स। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। मतलब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन हो गए, मैग्नेटिज्म वाले क्वेश्चन हो गए, वो सारे क्वेश्चन आपके डुएबल और प्रेडिक्टेबल होते हैं कि आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। बट जनरली मैकेनिक्स में ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया जाता है। जैसे रोटेशनल के कॉन्सेप्ट को वर्क पावर एनर्जी के साथ मिक्स करके आपको टफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। या तो क्वेश्चंस बहुत ईजी होगा जो आपके जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उससे बन जाएगा, या फिर क्वेश्चन बहुत टफ देते हैं। जैसे पर्सनली मेरे साथ मेरी शिफ्ट पे क्या हुआ था ना कि मैकेनिक्स में बहुत कम क्वेश्चन थे और उसमें भी बहुत डुएबल क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा आया था फिजिक्स में, क्योंकि मैंने मैकेनिक्स नहीं किया हुआ था और मैंने बाकी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट किए हुए थे। अब इसके बाद जो हमारा वो वाला पार्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, उसमें भी जनरली मैंने लास्ट ईयर का डेटा देखा था तो 1-2% क्वेश्चन ही सॉलिड्स से थे एंड 1-2% क्वेश्चन ही फ्लूइड्स से थे। तो अगर आप उस बड़े पोर्शन को स्किप करके थर्मोडायनेमिक्स जैसा पोर्शन करो जिसके ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर पेपर में थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज और केटी जैसे मिलाकर आ रहे होते हैं, तो अगर आप उन 1-2 क्वेश्चन को स्किप करके 3-4 क्वेश्चन वाले पोर्शन को देखोगे तो आपका स्कोर ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो रहा है यहाँ से। हाँ, इसके बाद हम चलते हैं कि कैपेसिटर्स और वेव्स, ये 2 टॉपिक्स हैं जिसको अगर आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया अब तक तो आप उनको स्किप कर सकते हो, क्योंकि कैपेसिटर्स में जो एकदम कॉमन फार्मूला बेस्ड सीधा क्वेश्चन आता है आप उनको डन कर सकते हो, बट उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली डीप क्वेश्चन आता है आप उन पे टाइम देने से बेटर है, अगर आपने अब तक बिल्कुल भी टच नहीं किया, कि आप दूसरे स्कोरिंग पोर्शन में टाइम दो। तो वेव्स और कैपेसिटर्स ये जो पार्ट है इसको अगर आपने अब तक बिल्कुल भी नहीं किया है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अभी आप उसको कंप्लीटली पढ़ने मत बैठो एंड टू एंड, आप सिर्फ जो एकदम डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यूज आप उनको देख सकते हो, बट आप कंप्लीटली ये कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश नहीं करो। हाँ, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा 11th का लास्ट वाला पोर्शन है एसएचएम एंड वेव्स, जिसमें से आप वेव्स को स्किप कर सकते हो बट आपको एसएचएम को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल ये कंप्राइज करता है 5% ऑफ द टोटल पेपर, जिसमें से 3.5% आपका एसएचएम के क्वेश्चन होते हैं, और वो भी जनरली बहुत ईजी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला ग्राफ बताए तो क्या होता है, तो आपको बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन एसएचएम से आ रहे होते हैं तो उसको आपको स्किप नहीं करना है। बट वेव्स में भी जनरली ऐसा होता है कि हम 11th के लास्ट में कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको स्किप ही कर रहे होते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप अभी किसी टॉपिक को कर रहे हो तो आप वेव्स प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है कि आपको अगर 11th के किसी टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है तो आप वेव्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 1.5% ऑफ द टोटल पेपर आपका ओवरऑल स्कोर में बहुत बहुत मिनिमम सा डिफरेंस ला रहा होगा, और इसको करने के लिए आपको ऑलमोस्ट
2 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा, जिसके कंपेयर में अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को दे दो वो पोर्शन, या मॉडर्न फिजिक्स वाले पोर्शन को बहुत इंपॉर्टेंटली आपको टाइम देना है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मैंने जब एनालाइज किया था तो न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और जो लास्ट वाला सेमीकंडक्टर वाला पार्ट होता है, उससे ऑलमोस्ट 8% ऑफ द टोटल पेपर बन रहा था। तो आपको उसको तो स्किप नहीं करना है। कंपैरेटिवली आप वेव्स वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। और जैसे 6 चैप्टर्स हो गए, यहाँ से वेव ऑप्टिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, कैपेसिटर्स, रोटेशनल मोशन एंड वेव्स वाला पार्ट, या इसको आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे प्रिडिक्टेबल भी पार्ट है, वो होता है रोटेशनल मोशन वाला। अब इसमें अगर आपने इसको अब तक बिल्कुल भी टच नहीं किया है, तो हम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे कि आप अभी उसे पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग शेप्स के अलग अलग इनर्शिया वाले, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन हम करते हैं, ये जनरली ये एक पोर्शन है रोटेशन मोशन का जो डुएबल साइड में होता है। इसके अलावा जो पोर्शन है वो बहुत टफ आ जाता है। बट अगर आपने इसको भी अब तक बिल्कुल भी टच नहीं किया, तो आप मेंस 1 तक इसको नहीं करिए, इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि बहुत अलग अलग शेप्स के सारे अलग अलग जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले के टर्म्स याद रखेंगे, ये बहुत ही आप अभी टच करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स फील करेंगे, डर जाएंगे, और आपका जो टाइम आप उस पर दे रहे हैं वो उसको आप सही से आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन को हो सकता है कि आप 50% सॉल्व कर देंगे, बट एंड टू एंड नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप इसे बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने अब तक आपको हल्का हल्का आइडिया है रोटेशन मोशन का, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक पार्ट छोटा सा डन कर सकते हो। बट अगर आपने अब तक टच नहीं किया, तो अभी टच नहीं करना है, अभी उसको कॉन्फिडेंटली छोड़ देना, और उसके सवाल आए भी तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, डरे बिना उसको छोड़ देना। आप दूसरी चीज़ों में उसका टाइम यूटिलाइज करके ज़्यादा स्कोर पा देंगे। यस और बट इसमें एक है कि आप स्किप करने जब जा रहे हो किसी भी चैप्टर को, तो आप पहले ये देखोगे कि आपने उसको पहले नहीं किया है, तभी आप उसको स्किप करो। नहीं तो आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हो, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, स्पेसिफिकली इन फिजिक्स, कि आपका फिजिक्स पेपर जनरली थोड़ा सा ईजियर साइड पे रह रहा है कुछ लास्ट के पास्ट 5 ईयर्स में एज़ कम्पेयर टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो अभी हम केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स पे जाएंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास चैप्टर्स यहाँ पे लिस्टेड है, वो बहुत कम पोर्शन ऑफ पेपर कंप्राइज कर रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको स्किप कर सकते हैं। और इसमें से 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको अभी नहीं करने हैं, मतलब अभी जब आप प्रिपरेशन फेज में हो तब नहीं करने हैं, बट आप लास्ट में जब आप जा रहे हो, जेईई मेंस पेपर पास आ रहा है, तो बहुत सारे 1 शॉट्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ से आप उनको कवर कर सकते हो। जो है कि सॉल्ट एनालिसिस एक पोर्शन है, एक पोर्शन है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों पोर्शंस आप लास्ट में 1 शॉट्स में कर सकते हो, जिससे कि लास्ट में आपको एक तो सॉल्ट एनालिसिस आपको पूरा नहीं करना होता है, कि जो आप लास्ट जो मतलब कैटायंस एंड आयंस वाला पार्ट आपको पूरा नहीं करना होता है, आपको सिर्फ लैब मैनुअल वाला पोर्शन देखना होता है, जो एनसीईआरटी की लैब मैनुअल है। तो आप लास्ट में भी उसको करोगे तो उसका जो क्वेश्चन है वो डुएबल ही आता है जनरली, क्योंकि वो बहुत टफ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जनरली लोग स्किप ही कर रहे होते हैं। तो आप लास्ट में करोगे उसको। इसके अलावा जो हमारे पास लिस्ट है, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर होता है, उसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जनरली एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएगा और वो तो आप स्किप कर ही सकते हो। बिल्कुल। और इसके बाद आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। आयोनिक इक्विलिब्रियम मुझे पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर था, और मैंने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया था, क्योंकि जब मैंने इसके लेक्चर्स देखे थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी, मुझे बहुत मज़ा आया था सॉल्व करने में। बट एक ऑब्जर्वेशन था कि मेन्स और एडवांस में इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो कंपेयर टू कि जितना टाइम इनपुट किया था इसकी प्रैक्टिस करने में, इसके कॉन्सेप्ट समझने में, उसके सामने इसका आउटपुट नेग्लिजिबल था। तो ये वाला पार्ट को हम इस पॉइंट पे स्किप कर सकते हैं। अगर अभी आप आयोनिक इक्विलिब्रियम से डर रहे हो कि आपने अब तक किया नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर इसको स्किप कर सकते हो। इसको बाद में अगर आपके पास ज़्यादा टाइम मिले तो आप कवर कर सकते हो, या तो आप इवन इसको फॉर एवर के लिए भी स्किप कर सकते हो ये वाले पार्ट को। हाँ, बट जो ये टाइम होता है कि आप इक्विलिब्रियम को कितना टाइम दो, उसमें जब 70% ऑफ द टाइम अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम को दोगे, डी शैटलर प्रिंसिपल को दोगे, तो वहाँ से बहुत सारे डुएबल क्वेश्चंस बन रहे होते हैं एज कम्पेयर टू आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर आयोनिक का क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, तो वो जनरली टफर साइड पे होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्किप कर रहे होते हैं उसको, तो वो जनरली टफर साइड पे रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन टाइप के होते हैं वो, कि आपकी रैंक डिसाइड हो जाती है इस क्वेश्चन से। बट अगर आपने अभी तक उसको टच नहीं किया और आप उससे डर रहे हो, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसमें लोग क्या कर रहे होते हैं ना, कि आप वो आईयूपीएसी से स्टार्ट कर रहे होते हैं, और आईयूपीएसी के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, 0.5% से कम। जब मैंने डेटा देखा था तो 0.5% से भी कम थे आईयूपीएसी के क्वेश्चंस। अब लोग क्या कर रहे होते हैं ना, जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो एकदम स्टार्ट से कर रहे होते हैं, कि वो नेमिंग स्टार्ट कर रहे होंगे, फिर वो उस पर जाएंगे आइसोमेरिज्म पर। बट आपको जो प्रॉपर मेथड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, वो वाला पोर्शन जहाँ से आपको इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, वो सारे इफेक्ट्स हो गए हमारे, और उसके बाद आपको एसिडिटी बेसिडिटी पे जाना है। उसके मतलब वो सारे टॉपिक्स आपको बाय लिस्ट कवर करने हैं। बट आपको आईयूपीएसी से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि जनरली लोग क्या कर रहे होते हैं ना, वो वहीं से स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो उसी पर टाइम दे रहे होते हैं, जिसका आउटपुट एकदम नेग्लिजिबल होता है।
हाँ, और मैंने अपने टाइम पे ऐसे किया था कि आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है ना, उससे मैं स्पेसिफिकली बहुत डर रही थी क्योंकि मैं उसको इमेजिन नहीं कर पा रही थी अच्छे से। तो मैंने किया ये था कि मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी आइसोमेरिज्म की, बट उसको बाद में कवर किया था। अमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन्स, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये पूरे के बाद मैंने उसको एकदम डिटेल में या तो फिर वापस एज ए रिविजन मैंने कवर किया था। एक जो पहला शिफ्ट था उसमें ही मैं परफेक्शन सीख नहीं कर रही थी कि जब मैं पहली बार पढ़ रही हूँ आइसोमेरिज्म, तभी मैं एकदम परफेक्ट कर दूँ, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करके बहुत सारे क्वेश्चन कर दूँ, क्योंकि एक्चुअली हम बाद में भी दूसरे दूसरे चैप्टर्स में धीरे धीरे रिलेट करते करते पढ़ रहे होते हैं। इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, बट हम इसको हल्का हल्का यूज़ करते जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। हो सकता है कि उसके बाद हम उसको ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो हम आइसोमेरिज्म को पहले गो में ही एकदम 100% के बजाय हम उसको शिफ्ट्स में करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। हाँ, तो आप केमिस्ट्री में ऐसा कर सकते हो कि आप कुछ चैप्टर्स को आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, मतलब लास्ट में कि जब आपके वन शॉट्स वगैरह हो रहे होंगे तब आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और जैसे रिडॉक्स रिएक्शंस हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, एक और पोर्शन होता है थर्मोकेमिस्ट्री का जिसमें थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री अलग अलग होता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री के जनरली बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो आप उसको भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में ऑप्शन है तो आप थर्मोडायनेमिक्स को प्रेफर करो एज कम्पेयर टू थर्मोकेमिस्ट्री। हाँ, और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्किपेबल चैप्टर्स नहीं है, क्योंकि आप टाइम दोगे उसको, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली उसके क्वेश्चंस बना दोगे। हम जनरली टाइम ही नहीं दे रहे होते हैं। तो जब जब हम कोई भी चैप्टर में डिसाइड करेंगे कि हमें टाइम देना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, हम उसको टाइम अलॉट करके उसको मॉक्स में प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्विंग करेंगे, तो हम डेफिनेटली वो पोर्शन को बना लेंगे अच्छे से। हाँ, अब हम मैथ्स के सेक्शन पे आ रहे हैं, जिसमें से काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपने बहुत मेहनत करी होती है बट उसका आउटपुट बहुत कम होता है। जैसे कि एक चैप्टर उसमें है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उतना ही करना है जितना आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज़ है, क्योंकि जब मैंने डेटा देखा था तो 6.5% टोटल था, जिनमें से 1.5% इंडेफिनेट का था और 5% हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का था। जनरली ऐसा हो रहा होता है कि इनडेफिनेट का क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहा है तो वो बहुत टफ होगा, क्योंकि इनडेफिनेट का क्वेश्चन में आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना होता है और वो इंटीग्रेशन आपको इजीली आ रहा होता है, तो वो टफर क्वेश्चन देते हैं ताकि आपसे बने नहीं क्वेश्चन। बट अगर वो डेफिनेट में आ रहा है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ईजियर इंटीग्रेशन आएगा आपके लिए, तो सिर्फ उतना इंटीग्रेशन सीख सकते हैं आप जितना डेफिनेट में यूज़ हो रहा है। इनडेफिनेट वाले पार्ट स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो पेपर का टफेस्ट पोर्शन होता है। और हम सीक्वेंस में अगर जाता है तो इंडेफिनिट के बाद डेफिनेट आता है, तो हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं कि हम पहले इंडेफिनिट को कंप्लीटली एंड टू एंड करेंगे, उसके बाद हम डेफिनेट पे जाएंगे। बट जब हम पेपर देखते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो डेफिनेट के क्वेश्चन ज़्यादा दिख जाता है, फिर हम उसको देखते ही स्किप कर देते हैं। तो उससे बेटर है स्ट्रेटेजिकली आप ऐसे चल सकते हो कि जितना इंडेफिनिट रिक्वायर्ड है उतना रिक्वायर्ड पढ़ के फिर आप डेफिनेट की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्योंकि डेफिनेट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में। अब इसके बाद चैप्टर पीएनसी टॉपिक है ना, उसमें आपके पास बहुत सारी वैरायटी होती है क्वेश्चंस की। कि आपकी बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो आप इसमें से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपकी सारी वैराइटीज अब कवर्ड है, तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो या फिर कुछ बेसिक जो वैराइटीज हैं उसको कर सकते हो। बट अगर आपने नहीं किया पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो अभी के टाइम पर। हाँ, यस। इसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन जनरली बहुत टफर साइड पे आ रहे होते हैं। अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो भी बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं उसके। इवन मेंस में कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन देखने मिल जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगेन वो इंडिपेंडेंट टॉपिक जैसा है, अगर आपने उसको अब तक टच नहीं किया तो अभी उसको कवर करने नहीं चाहिए। अभी ये नहीं सोचिए कि उसके एक क्वेश्चन आएगा, अगर वो क्वेश्चन ईजी ही आ गया तो उसको बना लेते हैं, नहीं, उसको कंप्लीटली स्किप कर दीजिए, क्योंकि वो आपको दूसरी जगह पे परेशान नहीं कर रहा होगा। जैसे अगर ट्रिगो है, ट्रिगोनोमेट्री पे आपने टाइम नहीं दिया तो वो दूसरे सेक्शंस में भी आ जाता है, तो उसको स्किप करने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने जो सेक्शंस पढ़े हैं आप उसमें भी आप ड्रॉबैक फेस करेंगे अगर आपने ट्रिगो की प्रैक्टिस नहीं किया तो। बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ जनरली ये नहीं होगा। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स टच नहीं किया तो उसको भी नहीं करिए, स्किप कर दीजिए अभी। हाँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में एक टॉपिक होता है आईटीएफ। अब अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है या आईटीएफ करना है, तो आप ऑब्वियसली आईटीएफ को स्किप कर दोगे एज कम्पेयर टू ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बाकी पोर्शंस में भी यूज हो रही है एज कम्पेयर टू आईटीएफ वाला पार्ट। तो आप आईटीएफ वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि उससे जनरली क्वेश्चंस बहुत कम होती है, क्योंकि उसके क्वेश्चन या तो वो ये मानते हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप बेसिक कर लो, बट जनरली ऐसा हो रहा होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन ही आ रहा होता है उससे, तो आप उसको स्किप भी कर दोगे, तो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज से आप आईटीएफ वाला क्वेश्चन बना लोगे। अब इसके बाद मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं एज कम्पेयर टू जो बाकी मैथ्स के पोर्शन होते हैं। जैसे जो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे बायनोमियल थ्योरम होता है, सीक्वेंस चीज होते हैं, वो इनको स्किप करके सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पे जा रहे होते हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पे जा रहे होते हैं, जिसके बहुत बहुत कम क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपके पेपर में।
अगेन अगर आपने ये पोर्शन अब तक टच नहीं किया है तो आपको टेम्पटेशन होगी कि ये बहुत ईजी है, साइड पे होगा तो इसको कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो जो आउटपुट देता है, जो लेवल का वो क्वेश्चन पूछता है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको उसमें बहुत टाइम देना होगा। तो बेटर होगा कि उस टाइम को आप जो सेक्शंस में आप स्ट्रांग है उसकी प्रैक्टिस करके, या जो सेक्शंस में आप मीडियम है उसको प्रैक्टिस करके स्ट्रांग पे ले जाए, आप वहाँ पे यूटिलाइज कीजिए, रादर देन कोई टॉपिक को जीरो से एकदम ऊपर उठाने की कोशिश करना। हाँ, तो अभी हम आपको ये लिस्ट दे देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और इसी वीडियो के लास्ट में आपको पिंड लिस्ट मिल जाएगी आपको, जब आप लास्ट स्क्रीन पर आएगी तब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बट आपको इसमें से ऐसा नहीं करना है, अगर आपने कोई भी चैप्टर कर लिया है तो आपको बुरा नहीं फील करना है कि आपने चैप्टर कर लिया है। बट अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आपको इनमें से कोई चैप्टर स्टार्ट करना है, तो आप थोड़ा सा रुक कर हाई वेटेड चैप्टर्स कंप्लीट करके, अगर आपके पास फिर भी टाइम है तो ही आप इनको कीजिएगा, नहीं तो आप इसको कंप्लीटली भी जो स्किप कर सकते रैंकर्स हैं। का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो छोड़ने में डरते नहीं है। क्वेश्चन छोड़ना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, उसी तरह टॉपिक्स छोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर क्योंकि एंड में ऐसा हो ही रहा होगा कि आप बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, तो अगर आपको अभी से पता है, आप ये लिस्ट देख रहे हैं, अगर आप ये लिस्ट में ही जो चीज़ें है वो छोड़ रहे हैं, या तो फिर आपने ऑलरेडी छोड़ चुके हैं बट आप देख रहे हैं कि इसका वेटेज भी कम है, आप वेरीफाई कर दे रहे हैं, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा काम हो जाएंगे। और वही करना है, मेंटली काम होना है, सेल्फ डाउट में नहीं जाना है, खुद को बिलीव देना है। ये छोड़ने के बाद भी दूसरी चीज़ें, बहुत सारे पोर्शंस हैं जो आपको एक अच्छा स्कोर दे रहे होंगे, तो वहीं से स्कोर पूरा एक्सट्रैक्ट करके हमारे स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके।